तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में जियो सिनेमा पे रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज जिसका नाम है मर्डर इन महिम। इस सीरीज में गे सेक्स वर्कर्स का मर्डर होने लगता है। तो आखिर खूनी कौन है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स काफी मजेदार है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत मुंबई के एक एरिया महिम को दिखाते हुए शुरू होती है और वहाँ के जंक्शन में हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम है प्रॉक्सी, जो एक गे सेक्स वर्कर है। उसका असली नाम है लक्ष्मण। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और दूसरी तरफ काला कपड़ा पहने हुए एक दूसरा लड़का आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर दोनों मिलते हैं और महिम स्टेशन के कोने वाले टॉयलेट में जाकर रोमांस करने लगते हैं। लेकिन वो काला कपड़ा पहना लड़का उस दूसरे लड़के लक्ष्मण को मार देता है। इसके बाद हम शिवाजी राव नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अपने घर में अपने पिता के साथ रहता है, जो भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। उस कल्पना जो टीचर है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है आरव। आधी रात में उसके पिता उठकर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर बाप बेटे में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा होते ही रहता है। फिर हम एक और मेन कैरेक्टर पीटर फर्नांडिस को देखते हैं जो पहले रिपोर्टर और जर्नलिस्ट रह चुका है। वो आधी रात में अपने घर लौटता है और उसकी पत्नी मिली उसे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ चले गए थे। वो कहता है मैं केमिस्ट शॉप गया था इंसुलिन लाने। उसकी पत्नी पूछ रही होती है कि उनका बेटा सुनील अभी तक आया नहीं। पीटर बोलता है कि वो अपने कॉलेज के फील्ड ट्रिप में गया है। अब सुबह के 5:30 बज जाते हैं और इंस्पेक्टर शिवाजी को मर्डर के बारे में पता चलता है। सुबह होते ही वो जंक्शन पहुंचते हैं जहां लोगों की भीड़ लग चुकी थी और आज एएसआई फिरदौस का पहला दिन था। उन्हें पता चलता है कि कैमरा तो वहां लगा हुआ है लेकिन वो टूटा हुआ है क्योंकि उसी जगह पर गे लेस्बियंस आकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। पुलिस टॉयलेट के अंदर जाती है और क्राइम सीन को वो लोग अच्छे से देखने लगते हैं और उन्हें लड़के के पॉकेट में से उनका फोन, उसका वॉलेट निकालते हैं और पता चलता है कि उस लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार है। उसके हाथ में खून से लिखा हुआ था दिनेश। और वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं, दुर्रा और विनय पगमत, जो एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे कि वो कुछ जानते हैं मगर कुछ बता नहीं रहे। एक लड़का और भी था जो ये सब कुछ देख रहा था और हाथ पर जो दिनेश लिखा हुआ था वो खून से नहीं बल्कि लिपस्टिक से लिखा था। फिरदौस को वहां पर लंबे लंबे बाल मिलते हैं मगर ये तो जेंट्स टॉयलेट था। फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस अभी फिलहाल ट्रैफिक में फंसी हुई है, इसीलिए उन्हें आने में देरी होगी। पेट में एक बड़ा सा कट भी था जिस पर शिवाजी कहता है लगता है हाथ डालकर ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि रिपोर्टर्स पहुंच चुके थे और शिवा कहता है ये लोग ट्रैफिक में क्यों नहीं फंसते। ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। शिवा को वहां पर कचरे में लेडीज अंडरगारमेंट मिलता है और ये सब देखकर रिपोर्टर चैनल पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, जिस पर शिवा उन्हें वहां से भगा देता है। रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपको यहाँ सीसीटीवी कैमरा से क्या देखने को मिला। शिवा कहता है उन लोगों ने तोड़ दिया था। रिपोर्टर पूछता है कि एलजीबीटी लोगों को उन लोगों को कहकर बुलाना सही है, उनका नाम क्यों नहीं लेते। वो लोग रिपोर्टर को वहां से निकाल देते हैं। पीटर की पत्नी मिली देख रही होती है कि उसके बेटे के कमरे का बिस्तर काफी आवाज करता है और सोचते हैं कि इस बिस्तर को ठीक कराना होगा। आज सुनील से मिलने के लिए एक लड़की वाले आने वाले थे। लड़की का नाम है अल्थिया डिसूजा, मगर कल रात से सुनील घर ही नहीं आया। तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं कि कुछ गे एक्टिविस्ट रास्तों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ उन्हें सुनील भी देखने को मिलता है। वो सभी एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ थे क्योंकि आर्टिकल 377 को हटाया नहीं गया था। वहाँ सारे लोग गे थे और ये देखकर पीटर और मिली को भी लगने लगता है कि उनका बेटा सुनील भी गे है। इसके बाद वहाँ पर लड़की वाले पहुंच जाते हैं और पीटर और मिली बहाना मारने लगते हैं कि उनका बेटा उनके दोस्त के यहाँ गया हुआ है। पीटर और मिली सोच रहे होते हैं क्या सच में उनका बेटा गे है। फिर वो लोग टीवी में खबर देखते हैं जिसमें शिवा मीडिया के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। पीटर और शिवा पहले कभी दोस्त हुआ करते थे। अब शिवा को एसीपी की तरफ से काफी डांट भी पड़ती है और फिर दोस्त उन्हें बताती है कि उन्हें लक्ष्मण के फोन का डिटेल मिल गया और एक ही नंबर से बार बार उसे कॉल आ रहे थे जो दिनेश का है। शिवा उसे कहता है कि दिनेश जो भी है उसका इस मर्डर से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सोशल मीडिया में जाकर देखो कि वो है कौन। इसके बाद में डॉक्टर पुलिस को बता रहे होते हैं लक्ष्मण के बारे में कि इसका मर्डर रात में 2 से 4 बजे के बीच हुआ होगा और इस लड़के का किडनी मिसिंग है। लेकिन इस लड़के को किडनी के लिए नहीं मारा गया क्योंकि इतने ब्रूटल तरीके से निकाला गया है कि किडनी का आर्टरी खराब हो चुका होगा और जिस तरीके से खूनी ने चाकू से हमला किया है ऐसा लगता है कि उसने पहली बार किसी का मर्डर किया है, लेकिन फिर भी वो काफी ब्रूटल था। ये सब देखकर फिरदौस भी सोच रही होती है कि आखिर कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। मिली काफी टेंशन में थी, क्या सच में उनका बेटा होमोसेक्सुअल है। तभी पीटर
को एक गे फेस्टिवल के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ दुर्रा और पगमत शिवा को आकर बताते हैं कि लक्ष्मण के कॉल डिटेल से हमारा भी नाम पता चल सकता है। वो सच बताते हैं कि वो लक्ष्मण को जानते हैं क्योंकि वो उनका खबरी था, मगर उसका नाम लक्ष्मण है ये वो नहीं जानते थे क्योंकि वो लोग उसे प्रॉक्सी कहकर बुलाते थे। अब शिवाजी और फिरदौस जाते हैं लक्ष्मण के घर और वहाँ उसकी माँ से मिलते हैं। घर पर लक्ष्मण के बारे में वो बताती है कि उसके बेटे का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। शिवा पूछता है तो उसे मार कौन सकता है, जिस पर लक्ष्मण के पापा चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों ने ही मारा है। वो दोनों लक्ष्मण के कमरे में जाते हैं जहाँ वो सोया करता था और वहाँ ढूंढने पर उन्हें कपड़ों में बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो वो लक्ष्मण के मम्मी पापा को दिखाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हमें तो इन पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अगर होता तो हम ऐसे गरीबी में थोड़ी रहते हैं। वो लोग उसे दिनेश के बारे में पूछते हैं तो लक्ष्मण के पापा चिल्लाने लगते हैं और दिनेश को गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि वो यहीं सामने ही रहता है। इसके बाद लक्ष्मण के बॉडी को क्रियाक्रम करने के बाद जलाने के लिए ले जाया जाता है। शिवाजी और फिरदौस दिनेश के घर पहुंचते हैं, जिसे लोग बैटरी भी कहते हैं, और उसके परिवार वाले कहते हैं कि दिनेश तो कल रात से घर ही नहीं आया, वो हमेशा रात को निकलता है काम करने, कहीं नाइट शिफ्ट पे काम करता है। फिरदौस को पता चलता है कि बैटरी के फोन को उन लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया, इसीलिए वो लोग तुरंत वहां से निकलते हैं। फिर हम दोनों पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अगर बैटरी के बारे में उन्हें पता चल गया तो हम लोग भी बहुत बुरे फंसेंगे, इसलिए हमें पहले बैटरी को ढूंढना होगा। फिर फिरदौस उन दोनों को कॉल करके कहती है कि उन्हें बैटरी मिल गया और तुरंत उन्हें लोकेशन पर पहुंचने को बोलती है, मगर फिरदौस और शिवाजी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेन से जाना पड़ता है। और फिरदौस उसे लगता है कि दुर्रा और पगमत कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। जब वो सभी लोग ट्रैक की हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर राजू नाम का आदमी मिलता है जिसने दिनेश का फोन उठा लिया था जो उसे स्टेशन पर मिला था। वो लोग राजू को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर फिरदौस दोनों से पूछ रही होती है कि आप लोग को छुपा रहे हैं क्या, मैंने आप लोगों को कुछ बात करते हुए सुना बैटरी के बारे में, मगर वो लोग बस बातों को घुमाते रहते हैं। इसके बाद हम पीले शर्ट वाले लड़के को देखते हैं जिसे हमने स्टेशन पर देखा था। वो न्यूज में जाकर इंटरव्यू दे रहा था और बता देता है कि लक्ष्मण को मारा गया क्योंकि वो गे सेक्स वर्कर था। ये देखकर शिवाजी फिरदौस को कहता है पता करो ये शो कब रिकॉर्ड हुआ था और दिनेश के घर जाओ, कुछ भी मिले जब्त कर लेना और इस लड़के के बारे में पता करो। कुछ समय के बाद फिरदौस बताती है कि इंटरव्यू दोपहर को रिकॉर्ड हुआ था और वो लड़का इंटरव्यू देकर चला गया बिना नाम पता बताए। इसके बाद पीटर पहुंच जाता है गे फेस्टिवल में और वहां वो अपनी पत्नी का भाई लेस्ली से मिलता है जो भी गे है, और वहां वो अपने बॉयफ्रेंड वीरल के साथ था। वो लोग बातें करने लगते हैं और पीटर और लेस्ली के बीच होमोसेक्सुअलिटी को लेकर काफी बातें होती हैं। पीटर को वहां पर उसका बेटा सुनील नहीं मिलता, इसलिए वो वापस चला आता है और वो अपनी पत्नी मिली के साथ बातें करने लगता है कि वो अपने बेटे को ऐसी जिंदगी जीने नहीं देगा। पीटर किसी के भी सेक्सुअल प्रेफरेंस के खिलाफ नहीं है, मगर वो कहता है कि हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और वो अपने लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है। रात के समय शिवा काफी टेंशन में था क्योंकि 7 महीने से कोई भी केस वो सॉल्व नहीं कर पाया। वो कॉल रिकॉर्ड्स देख रहा था और वो एक नंबर पर फोन लगाता है जो एक लड़का फोन उठाता है और फोन काट देता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो न्यूज में इंटरव्यू दे रहा था और उसी का नाम है दिनेश, मतलब बैटरी, और वो स्टेशन पर था तभी उस पर खूनी हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है मगर आखिर में खूनी दिनेश को मार डालता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में सभी लोग उस पीले शर्ट वाले लड़के के बारे में बात कर रहे थे कि हो सकता है वो किलर है, मगर अगर वो खूनी है तो वो न्यूज चैनल में क्यों गया। तभी उन्हें पता चलता है कि महिम स्टेशन में एक और डेड बॉडी मिली है। जब वो लोग जाते हैं तो उसी लड़के की डेड बॉडी उन्हें मिलती है जिसे वो लोग अभी तुरंत टीवी पर देख रहे थे। उसके पॉकेट में से उन्हें एक पर्ची मिलता है जिसमें लिखा हुआ था दुर्रा, जिसे पढ़कर वो दोनों पुलिस ऑफिसर दोबारा से घबराने लगते हैं क्योंकि एक का नाम तो दुर्रा था। डॉक्टर बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इस बार खूनी ने किडनी को अच्छे तरीके से निकाला है, शायद अब उसे एक्सपीरियंस हो गया है एक को मारकर। एसीपी दुर्रा से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसका और तुम्हारा कनेक्शन है क्या, उसके पास से तुम्हारा नाम क्यों मिला। दुर्रा कहने लगता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा परिवार है। मगर ऑफिसर सोचने लगते हैं कि आखिर गे सेक्स वर्कर और पुलिस का क्या कनेक्शन हो सकता है। उन्हें लड़के का कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है और 2 मर्डर जिसका हुआ दोनों के ही कॉल रिकॉर्डिंग में एक लड़के
लड़के का नाम था वो है सुनील फर्नांडिस, पीटर का बेटा। इसीलिए शिवा पहुंच जाता है पीटर के घर और यहाँ पता चलता है कि शिवाजी और पीटर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन अब दोनों में 36 का आंकड़ा है, इसलिए वो लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे। शिवा वहाँ सुनील की तस्वीर देखता है और पूछता है कि आखिर ये है कहाँ। पीटर बताता है कि वो कॉलेज के ट्रिप में गया है। शिवा पीटर को पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। कहानी जाती है 20 साल पहले। पीटर को आधी रात में शिवा का फोन आता है और वो तुरंत पेट्रोल लेकर पहुंचता है और शिवाजी के बाइक में डाल देता है क्योंकि उसका बाइक का तेल खत्म हो गया था। शिवा बहुत दारू पिया हुआ था और पीटर के टोकने पर वो कहने लगता है कि मुझे पकड़ेगा भी कौन, मैं तो खुद पुलिस हूँ, मेरे पापा भी पुलिस में थे। पीटर उसे याद दिलाता है कि तेरे पापा ने एक एमएलए के बेटे को हिट एंड रन केस में अंदर कर दिया था, तो वो तुझे भी कर सकते हैं। शिवा कहता है कि मगर एमएलए ने मेरे पापा को खरीद लिया 10 लाख देकर। पीटर जो रिपोर्टर था वो तो हैरान हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम शिवा के पिता को देखते हैं जो कल्पना और आरव को बाहर जाते हुए देखते हैं। शिवा की नजर जाती है प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर और वो सभी पुलिस पर काफी गुस्सा थे क्योंकि अभी तक खूनी का पता नहीं लग पाया। पुलिस स्टेशन में फिरदौस शिवा को बताती है कि दुर्रा अकेले बाहर निकल गए हैं, जबकि उनके साथ हमेशा हवलदार सूले को रहने के लिए कहा गया था। दुर्रा एक आदमी से मिलता है जिसे भी पता है कि विक्टिम के पास से उसका नाम मिला। वो काफी डरा हुआ था और वो उस आदमी से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू भी नहीं बचेगा, जिस पर वो आदमी दुर्रा से कहता है कि अगर मेरे पैसों को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को देखकर शिवाजी को लगने लगता है कि कहीं दुर्रा भी होमोसेक्सुअल तो नहीं, मगर उसका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, तो शायद नहीं होगा। फिरदौस कहती है क्यों नहीं हो सकता, और उसे किसी का बार बार फोन आ रहा था मगर वो फोन नहीं उठाती। यूनिट नाम के लड़के को देखते हैं जो भी सेक्स वर्कर है और वो शिवाजी से मिलने आया था, लेकिन शिवा उसे बाहर बैठा कर रखता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूनिट लक्ष्मण से बात कर रहा था, वही जिसे एपिसोड 1 के शुरुआत में ही मार दिया गया। यूनिट उसे समझाता है दोबारा वहां नहीं जाने, मगर लक्ष्मण कहता है कि मुझे भी वहां जाने में कोई मजा नहीं आता, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ लेकिन यहाँ मरना नहीं चाहता। उन लोगों ने किसी पप्पू को मरते हुए देखा जिसे यूनिट काफी घबराया हुआ था। अब 1.5 घंटे के बाद यूनिट को अंदर बुलाया जाता है और शिवा उसे पूछताछ करता है और यूनिट बताता है कि लक्ष्मण उसका बचपन का दोस्त है और लक्ष्मण के बारे में वो बहुत कुछ बताने लगता है और वो चाहता है कि पुलिस जल्द से जल्द खूनी को पकड़ ले। शिवा उसे पूछता है कि शनिवार की रात जिस रात लक्ष्मण का खून हुआ उसे लक्ष्मण का फोन आया था, दोनों के बीच करीब 2 मिनट की बात हुई थी, क्या बात हुई थी? यूनिट कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। उसके सिर पर एक चोट की निशान थी जिस पर वो झूठ कहता है कि यह बचपन में लगी थी, लेकिन देखने से लगता है कि यह हाल फिलहाल की चोट है। यूनिट कहता है कि जब खूनी मिल जाए तो मुझे उस खूनी के साथ 15 मिनट चाहिए। शिवाजी उसे जाने देता है। इसके बाद उसे मिलने के लिए पीटर आता है। शिवा उसे पूछता है कि सुनील कहाँ है। पीटर कहता है वो अभी नागालैंड गया है कॉलेज के ट्रिप में। पीटर उसे पूछता है कि आखिर इन सब में सुनील का क्या लेना देना, तो शिवा उसे बता देता है कि जिन 2 गे सेक्स वर्कर का मर्डर हुआ उनके कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारे बेटे का नाम था। पीटर घबराने लगता है और कहने लगता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सुनील खूनी नहीं हो सकता। शिवाजी कांस्टेबल कांबले से कहता है कि सुनील जहां भी है उसे पकड़ कर लाने। पीटर घबराता है और शिवाजी उसे समझाता है कि अगर तेरा बेटा खूनी नहीं है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ। डिनर का समय हो गया था और शिवा देखता है कि उसकी पत्नी कल्पना घर नहीं लौटी थी। फिरदौस अपने घर पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड लुकमान उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो फिरदौस के लिए गिफ्ट लेकर आया था और फिरदौस उसे किस करने वाली थी, मगर वो रुक जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। शिवाजी के पापा उसे समझा रहे होते हैं कि अपनी पत्नी पर थोड़ा नजर रखने कि वो कहाँ जाती है। डिनर का समय हो गया मगर शिवा कहता है कि वो अपने ऑफिस के पार्टी में गई होगी। शिवा का बेटा आरव ऑफिसर दुर्रा के घर गया हुआ था और वहाँ वो उसके बेटे रोहन के साथ बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। दुर्रा अपनी पत्नी से गुस्से में बात करता है जिस पर उसकी पत्नी उसे पूछती है कि अगर इतना ही टेंशन है तो पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। अब कल्पना और आरव घर पहुंचते हैं तो शिवा उन दोनों पर बहुत चिल्लाता है और वो अपने बेटे को भी कहता है कि दुर्रा के घर नहीं जाने क्योंकि दुर्रा उसका जूनियर है, इसलिए शिवा नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके घर जाए। अब पीटर और मिली घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं उनका बेटा सुनील कहाँ चला गया है। अगले दिन पीटर पहुंचता है लक्ष्मण के घर और लक्ष्मण की माँ से झूठ कहता है कि लक्ष्मण मेरे एनजीओ में काम करता है और उसका 1 महीने का पगार बाकी है। वो अंदर आकर उसकी माँ से बात करता है। फिर पीटर जाता है लक्ष्मण के कमरे में छानबीन करने और लक्ष्मण की माँ बता रही होती है कि उसके बेटे ने जिम का कोई कोर्स किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीटर को वहाँ पर एक आर्टिकल का कटआउट मिलता है जिसमें उसे सूरज देसाई के सुसाइड के बारे में पता चलता है।
दुर्रा अगले दिन से बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट पहनकर आता है और ड्यूटी करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खूनी का अगला टारगेट है। शिवाजी मजाक करते हुए कहता है कि तेरे चाय में भी तो जहर हो सकता है। फिरदौस हंसती है और शिवा उसे कहता है जहर नहीं बस शक्कर है। पीटर पहुंचता है सूरज देसाई वाले फ्लैट में और वहां पर वो सोसाइटी के लोगों को मनाने लगता है ये कहकर कि वो यहाँ किसी और से मिलने के लिए आया है जिसका नाम वो वहाँ नेम प्लेट पर पढ़ लेता है। पीटर दोनों से बात करके बिल्कुल घुल मिल जाता है और वो लोग पीटर को सूरज देसाई के बारे में बताने लगते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता है मगर ऐसा लगता नहीं है कि वो उसकी पत्नी है। सूरज सारी रात बाहर ही रहता था और उसकी पत्नी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई विधवा है, लगता है वो हीरोइन है। पीटर सूरज की पत्नी हिमाली से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो झूठ कहता है कि वो एक फ्रेंच मैगजीन के लिए काम करता है जो इंडिया में स्टार्ट होने वाला है और वो सोचती है कि वो फेमस हो जाएगी, इसीलिए वो पीटर को अंदर बुलाती है। पीटर उसे सूरज के बारे में सवाल पूछने लगता है जिस पर हिमाली थोड़ी सी भड़क जाती है और पूछती है ये इंटरव्यू तो मेरे बारे में था। पीटर उसे समझाता है कि थोड़ा सा सिंपैथी पैदा करने के लिए हमें सूरज के बारे में बात करना पड़ेगा। खैर वहाँ टीवी पर न्यूज चल रहा था जिसमें लक्ष्मण का फोटो दिखाया जाता है जिसे देखकर हिमाली टीवी बंद कर देती है और कहती है कि गे लेस्बियन देख देख कर थक चुकी हूँ। फिर वो पीटर को वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि उसके क्वेश्चन काफी पर्सनल थे मगर पीटर उसे कहता है कि हमारा मैगजीन काफी बड़ा मैगजीन है। वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉल करिएगा। इसके बाद पीटर पहुंच जाता है लैब के डॉक्टर से मिलने जो महीम मर्डर के केस पर काम कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को काफी सालों से पहचानते हैं और इतने सालों के बाद मिलकर दोनों खुश थे। पीटर उसे महीम मर्डर केस वाला फाइल मांगता है और सारा डिटेल्स जानना चाहता है जिस पर डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि क्या तुमने फिर से जर्नलिज्म शुरू कर दिया है क्या? मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आए हो। और डॉक्टर उसे कह देता है कि अगर तुम्हें केस के बारे में जानना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शिवा से जाकर पूछो। पीटर याद करने लगता है अपने पुराने जर्नलिज्म के दिनों को और देखते हैं कि आखिर शिवा और पीटर एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि पीटर ने शिवा के पिता के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी जिसमें वो रिश्वत लेने की बात करता है जो शिवा के पिता ने एमएलए से लिया था उसके बेटे को छोड़ने के लिए, वो भी 10 लाख रुपए, जिस वजह से शिवा के पिता की पुलिस की नौकरी चली जाती है। और ये सब खबर को चलाने के वजह से पीटर की काफी तारीफ भी हुई थी लेकिन इससे शिवा और पीटर की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पुलिस स्टेशन में सभी लोग खूनी के बारे में बात कर रहे थे और फिरदौस कहती है कि हमें फीमेल मर्डरर के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें लिपस्टिक से लिखा हुआ दिनेश मिला था और लंबे बाल भी मिले थे। फिरदौस रात में घर जा रही थी तभी उसे एक किन्नर औरत मिलती है जिसे वो पैसे दे देती है। ड्राइवर कह रहा होता है कि इन लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं तो ये लोग यही करते रहेंगे। फिरदौस पूछती है तो ये लोग क्या करेंगे? टैक्सी चलाएंगे। और कितने लोग आकर बैठेंगे? फिरदौस जब अपने घर जाती है तो उसके घर में देखते हैं कोई और था। अब आधी रात में शिवा के घर में फिर से झगड़ा हो जाता है क्योंकि शिवा का बेटा आरव रात में पंखा चलाकर सोना चाहता था लेकिन शिवा के पापा नहीं, क्योंकि उनके पैरों में दर्द होता है जिस वजह से शिवा अपने पापा से लड़ने लगता है और काफी बुरा भला उन्हें कह देता है कि उनके पापा तो 20 साल से इसी कमरे में पड़े हुए हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। अब किसी तरह कल्पना शिवा को वहां से ले जाती है और देखते हैं कि फिरदौस के घर में जो छुप छुप कर घूम रही थी वो फिरदौस की दोस्त रिहाना है। फिरदौस उसे चोर समझकर हमला कर देती है। फिर वो उसके घाव को देख रही थी और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पर रोमांटिक होने लगते हैं। पिछले रात झगड़ा करने को लेकर शिवा अपनी पत्नी से माफी मांगता है और दिखाता है कि वो अपने बेटे के लिए तोहफा लेकर आया है जो आरव हमेशा से मांगा करता था। कल्पना कहती है कि वो छत पर पड़ रहा होगा। जब शिवाजी जाता है अपने बेटे को तोहफा देने के लिए तो वो देखता है कि उसका बेटा कुछ छुपा रहा था। उसके हाथ में एडल्ट मैगजीन था जिसे देखकर शिवाजी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये तुझे किसने दिया? आरव कहता है रोहन ने। शिवा अपने बेटे को थप्पड़ लगाता है। फिरदौस और रेहाना आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिरदौस कह रही होती है कि वो किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती कि इतने में वहाँ पर फिरदौस के अम्मी अब्बू आ जाते हैं और फिरदौस की अम्मी जबरदस्ती अपनी बेटी से कह रही होती है उसके घुटने में दर्द हो रही है, थोड़ी सी मालिश कर देने, मगर किसी तरह वो समझा बुझा कर वो अपने अम्मी अब्बू को कमरे से बाहर भेज देती है। दोनों काफी घबरा गए थे कि कहीं उनका सच बाहर आ जाता तो क्या होता। अगले दिन पुलिस स्टेशन में शिवाजी दुर्रा को दिखाता है कि तेरे बेटे ने आरव को एडल्ट मैगजीन दिया और कहता है अपने बेटे को समझाने और उसे थोड़ा मारने। शिवाजी और फिरदौस पहुंचते हैं हॉस्पिटल और वहां
से वो लोग पिछले 6 महीने में जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं उनका रिकॉर्ड मांगते हैं, मगर वो लोग देने से मना कर देते हैं। कहते हैं ये रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल है। और अंदर बैठी हुई एक मैडम वो गावंडे सर को कॉल करती है, जो कमिश्नर हैं। कहती है कि आपके यहाँ से पुलिस आई है, थोड़ा संभाल लीजिए। इसके बाद शिवा के सीनियर भी उसे डांटने लगते हैं कि हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी, उस हॉस्पिटल का डबल मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, गावंडे सर का कॉल आया था। फिरदौस पूछ रही होती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। शिवाजी सोच रहा था कि उनसे कुछ तो छूट रहा है। जब वो लोग लैब जाते हैं तो वहां से उन्हें पता चलता है कि जिस कागज में दुर्रा लिखा हुआ मिला था उसमें एक कंपनी का लोगो बना हुआ था जो फ्रेंच कंपनी है, लेकिन इसका इंडिया में कोई भी सप्लाई नहीं है। मतलब ये कागज या तो फ्रांस का है या यूरोप में किसी देश का। कहने का मतलब ये है कि ये खूनी अपर क्लास का है। तो सवाल ये है कि एक अपर क्लास किलर लोअर क्लास के लोगों का खून क्यों कर रहा है। पीटर उस रिपोर्टर से बात करता है जिसने सूरज देसाई वाला आर्टिकल लिखा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उन्होंने बिना किसी से बात किए रिसर्च किए इस आर्टिकल को लिख डाला, जिस पर वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो पहले भी रिपोर्टर रह चुका है और इस तरह काम करना गलत है। मिली उसे दिखाती है कि उसने होमोसेक्सुअलिटी को ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट का पता लगाया है, मगर पीटर उसे समझाता है कि ये सब बकवास है, स्कैम है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक भी गे नहीं बचते। मिली अपने पति को समझाती है कि तुम कुछ तो करो सुनील के लिए, मुझे काफी टेंशन हो रही है। फिरदौस सुनील के ऊपर रिसर्च करके एक फाइल बनाकर शिवाजी को दिखाती है और पीटर पहुंचता है लेजली के पास और उसे बताता है कि सुनील LGBT पैरेड में गया था। लेजली उसे समझाता है कि वो पैरेड में गया था तो क्या वो होमोसेक्सुअल हो गया। पीटर उसे पूछता है महीम मर्डर के बारे में जहां 2 लड़कों का मर्डर हो गया और वो गे सेक्स वर्कर थे और उनके कॉल रिकॉर्ड में सुनील का नंबर मिला। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सुनील कई दिनों से घर भी नहीं लौटा, उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद लेस्ली बताने लगता है कि महीम स्टेशन का टॉयलेट वहाँ हमेशा से होमोसेक्सुअल्स आते थे एंजॉय करने। वो कहने लगता है कि होमोसेक्सुअल सिर्फ सेक्स के लिए ही नहीं जीते। वो पीटर से पूछता है कि सोचो अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी पत्नी नहीं होती तो आज तुम्हारा क्या होता, तुम अकेले नहीं पड़ जाते। होमोसेक्सुअल्स की लाइफ तो ऐसे ही अकेले ही गुजर जाती है, वो जिंदगी भर किसी का साथ पाने के लिए तरसते रह जाते हैं। शिवाजी और उसके पिता के बीच फिर से बहस हो जाती है क्योंकि उसके पिता इस उम्र में वॉचमैन की नौकरी करना चाहते थे, मगर शिवा और उसकी पत्नी कल्पना नौकरी करने से उन्हें मना कर देते हैं। दुर्रा अपने बेटे रोहन को वही एडल्ट मैगजीन दिखाता है और पूछता है कि आखिर ये आरव के पास कैसे गया, वो दोनों इस मैगजीन के साथ क्या कर रहे थे। वहाँ पर एक नर्स आती है जो रोहन को इंसुलिन का इंजेक्शन देती है क्योंकि रोहन को डायबिटीज है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर तुझे इंजेक्शन सही समय पे नहीं लगेगा तो तेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। वैसे ही हर चीज का सही समय होता है और जब इसका भी सही समय आएगा तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, फिलहाल के लिए नहीं। फिरदौस रिहाना के साथ मूवी देखने जाने वाली थी, तभी उसे मिलने के लिए लुकमान पहुंच जाता है जो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, जिसे देखकर फिरदौस उसे बाहर लेकर जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और वो उसे अपने बारे में सच बता देती है और लुकमान नाराज होकर वहां से चला जाता है। वो अंदर आती है तो उसकी माँ उसे शादी को लेकर बातें करने लगती है कि फिरदौस को लुकमान के साथ शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, मगर फिरदौस मना करती है कि वो शादी करना ही नहीं चाहती। रिहाना वहां से जाने लगती है और फिरदौस उसे बात करने आती है और उसे कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मगर रिहाना उसे समझाती है कि तेरी माँ ठीक कह रही है, तुझे शादी कर लेना चाहिए। कल्पना शिवा से नाराज थी और उसे समझाती है कि जो तुम बाबा के साथ कर रहे हो वो बहुत गलत है, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है। बाबा जो करते हैं वो हमें परेशान करते हैं, मगर तुम जो करते हो उससे हमें बहुत चोट पहुंचती है, तुम बेवजह हम लोगों पर चिल्लाते हो। ये सुनकर शिवा को भी काफी बुरा लगता है और उसे अपने गलती का भी एहसास होता है। पीटर आधी रात में जागता है और वो देखता है कि उसके बेटे के कमरे से बिस्तर के हिलने की आवाज आ रही थी। वो अंदर जाता है तो उसका बेटा किसी लड़के के साथ था। ये देखकर वो डर के मारे अपने नींद से जाग जाता है। पीटर अगले दिन जाता है सूरज की पत्नी हिमाली का इंटरव्यू लेने और वो बताने लगती है कि उसने सूरज से शादी तो कर ली क्योंकि सूरज ने दहेज नहीं मांगा, और वैसे भी उसे और उसके भाई वीरल को मुंबई आना था। मतलब हिमाली और वीरल भाई बहन हैं। केस को सॉल्व ना होता हुआ देखकर शिवाजी फिरदौस को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वो जब पहली बार पुलिस में आया था तो लोग उसे जेम्स बॉन्ड बुलाते थे क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं होता था जो शिवाजी सॉल्व ना कर सके। वो बताने लगता है कि उसका पीटर पार्टनर हुआ करता था, दोनों एक साथ ही काम करते थे।
हैं। वो जर्नलिस्ट था। वो फिरदौस से पूछता है कि तुम आखिर पुलिस की नौकरी क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि अगर नहीं करती तो घर वाले शादी करा देते हैं। पीटर अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेने लगता है और उसे एक फोटो मिलता है जिसमें सुनील यूनिट के साथ था, वही लड़का जिसे शिवा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। पीटर उस लड़के को ढूंढते हुए पहुंच जाता है रेड लाइट एरिया में। दूसरी तरफ शिवा परेशान होता है क्योंकि उसके पिता अपने घर के ही सामने सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे। पीटर यूनिट से बात करता है और उसे पूछता है कि तेरे दोस्त लक्ष्मण मतलब के प्रॉक्सी को किसने मारा? यूनिट बात नहीं करना चाहता और वो पीटर से कहता है यहाँ से जाने के लिए। पीटर उसे कहता है कि वो उसे जस्टिस दिला सकता है, मगर फिर भी यूनिट नहीं मानता और उन दोनों को एक साथ देखकर पुलिस दोनों को पकड़ के स्टेशन ले आती है। उन्हें लग रहा था कि पीटर भी होमोसेक्सुअल है। शिवा को पीटर का कॉल आता है मगर वो फोन ही नहीं उठाता। फिर पीटर उसे मैसेज भेजता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसे मदद चाहिए। पुलिस स्टेशन में पीटर ऑफिसर इंचार्ज और बाकियों को समझाने लगता है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है, लेकिन वो लोग पीटर की बात नहीं सुनते और बाकी लोगों के साथ उसे जेल में बंद कर देते हैं। अपने पिता को काम करता देख शिवाजी अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि जब से उसके पिता रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तब से शिवा के अंदर एक डरी हुई ईमानदारी आ गई है। वो किसी से 100 रुपए लेने में भी डरता है। अब उसके पिता को काम करता देखकर लोग फिर से 20 साल पुराना बात लेकर बैठ जाएंगे। वो कहने लगता है कि उसका बेटा आरव भी उसे बात नहीं करता और सोचता है कि अगर वो पैसा ही कमा लेता तो शायद अच्छा होता। कल्पना बताती है कि हम सब तुम्हारे गुस्से से डरते हैं। वो शिवा को संभालती है ये कहते हुए कि बाबा ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पुलिस स्टेशन में यूनिट को काफी मार पड़ती है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। पीटर के पूछने पर वो बताता है कि वो लोग मुझे तुझे फंसाने को बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया। पीटर उसे समझाता है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तू मुझे अपने जैसे लोगों के बारे में समझा। यूनिट उसे कहता है कि तू ठीक से नाम भी नहीं ले सकता तो हमारी मदद कैसे करेगा। पीटर उसे समझाता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे बाद तुझे मदद करने के लिए कोई नहीं मिलने वाला। यूनिट उसे बताने लगता है कि वो बचपन से ही प्रॉक्सी के साथ दोस्त था। वो बस्ती में पला बड़ा जहां उन्हें टॉयलेट करने के लिए भी जगह नहीं थी और उन्हें संडास जाना पड़ता था पटरी के पास, और पटरी के दूसरे तरफ उनके पीटी टीचर चंद्रकांत का फ्लैट था। और एक दिन वही टीचर प्रॉक्सी और यूनिट को देख लेते हैं पटरी के पास संडास करते हुए, और इसके अगले ही दिन चंद्रकांत दोनों को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर नहाना है, फ्रेश होना है तो उनके बाथरूम को यूज करने। पीटर पूछता है इसके आगे कुछ हुआ क्या, मगर यूनिट ज्यादा कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब शिवाजी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो पीटर को देखकर उसे बाहर निकलवाता है। पीटर कहता है कि उसके साथ यूनिट भी था। अब यूनिट को भी छोड़ दिया जाता है और वो अपने घर चला जाता है। शिवाजी पीटर से पूछता है कि आखिर इसके साथ तू कर क्या रहा था। घर पहुंचने पर मिली भी परेशान थी कि पीटर सारी रात था कहाँ। शिवाजी काफी एम्बैरेस था एसीपी जगदीश के सामने, क्योंकि अभी तक वो केस को क्रैक नहीं कर पाया, मगर मीडिया को एक रिपोर्ट देना था, इसीलिए वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और शिवा से कहते हैं कि तुरंत कोई सस्पेक्ट को पकड़ के लाओ। फिरदौस शिवा को बताती है कि अभी तक फॉरेंसिक की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रहा। उसे रिहाना का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी, इसीलिए वो शिवाजी से परमिशन मांगती है कि आज वो घर जल्दी जाना चाहती है। शिवाजी उसे ताना मारने लगता है कि हाँ मैं भी घर चला जाता हूँ, मीडिया वालों को बोल दूंगा कि घर जाना जरूरी था। मगर थोड़ी देर के बाद वो फिरदौस को कहता है कि तुम घर जाओ, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। इसके बाद दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और रेहाना थोड़ी नाराज थी और फिरदौस से पूछती है कि तुम उस दिन लुकमान के साथ क्या बात कर रही थी, अगर तुम उसके साथ ही रहना चाहती हो तो फिर मेरे करीब क्यों आई। फिरदौस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिहाना उसे कहती है कि वर्दी पहन कर भी तू बहुत डरपोक है। वो उसे कहती है ऐसे घुट घुट कर मैं नहीं जी सकती। फिरदौस उसे बताती है तो फिर क्या करूं, लोगों को बता दूं अपने बारे में, और क्या वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। रिहाना गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन पीटर पहुंच जाता है पीटी टीचर चंद्रकांत से मिलने के लिए, जो अब रिटायर हो चुका है और वो अभी बूढ़ा हो चुका था। पीटर खुद को ओल्ड स्टूडेंट बताकर अंदर आता है और उनसे बातें करने लगता है। तो वहीं सुनील घर पहुंच जाता है। चंद्रकांत के घर में सत्तू नाम का एक आदमी काम करता है जिसे चंद्रकांत कहता है चाय बनाने। लक्ष्मण मतलब के प्रॉक्सी के बारे में वो चंद्रकांत से पूछने लगता है और वो बताते हैं कि उस समय तो बहुत सारे लड़के लोग स्पोर्ट्स खेलने के बाद यहाँ आते थे नहाने के लिए, अब तो कोई भी नहीं आता। फिर वहाँ पर ऑफिसर विनय पगमत आते हैं और पता चलता है कि ये तो चंद्रकांत का बेटा है, और पीटर को यहाँ देखकर वो उसे निकलने को बोलता है, मगर चंद्रकांत पगमत को बोलता है कि तू यहाँ से निकल, तू अपने घर जा। चंद्रकांत पीटर से कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे ओल्ड स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट को पता है मैंने शादी नहीं की और
पगमत मेरा बेटा नहीं है। पीटर को उसके बेटे का कॉल आता है और पीटर अपने बेटे से कहता है महिम पुलिस स्टेशन के बाहर मिलने। देखते हैं वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्टर पहुंच चुके थे और वो सबके सब LGBTQ कम्युनिटी के थे। पीटर शिवाजी से अपने बेटे को मिलाता है और सुनील उन्हें दिखाने लगता है कि वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट में लक्ष्मण और दानिश भी शामिल थे और वो उन्हें टिकट भी दिखाता है कि वो नागालैंड गया था। शिवाजी ये देखकर उन दोनों को जाने देता है और पीटर से कहता है कि आज रात मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझसे कुछ बात करनी है। दुर्रा का बेटा रोहन पार्सल वाले से दवाई ले लेता है और देखते हैं कि वो पार्सल वाला हेलमेट पहना हुआ था और वो रोहन के पॉकेट में एक पर्ची रख देता है। रोहन अपने पापा को पार्सल देता है जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन था और आज नर्स नहीं आई थी, इसलिए दुर्रा खुद अपने बेटे को इंजेक्शन दे देता है। रात में शिवाजी और पीटर मिलते हैं और पीटर उसे बताने लगता है कि पिछले 20 साल से मुझे जितनी तकलीफ हुई है उसके बारे में मैं यहाँ बात करने आया हूँ। और वो पीटर से कहता है कि अगर मैंने तुझे केसेस के बारे में नहीं बताया होता तो आज भी तू सड़क छाप रिपोर्टर होता। पीटर उसे बार बार माफी मांगता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई और कहता है कि मैंने तुझसे पहले भी माफी मांगी है मगर तू फोन उठाता ही नहीं था। शिवाजी उसे बताता है कि तेरे बेटे का फोन ट्रैक करवाया था, मुझे पहले ही पता था कि वो नागालैंड में है। पीटर उसे पूछता है तो फिर तूने जानबूझकर हमें परेशान किया। पीटर और शिवा के बीच झगड़ा होने लगता है और पीटर गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ लगा देता है। पीटर मजाक में कहता है कि मेरे हाथ में भी लग गया, तेरा चेहरा चेहरा नहीं हड्डी है। इस पर दोनों हंसते हैं और उनकी दुश्मनी एक झटके में ही खत्म हो जाती है। शिवा को कॉल आता है और दोनों पहुंचते हैं दुर्रा के घर जहां उसका बेटा रोहन मर चुका था। लेकिन पीटर देखता है कि रोहन के पॉकेट में से एक पर्ची निकलती है जिसमें पगमत लिखा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। शिवाजी इसके बारे में फिरदौस को बता देता है और फिरदौस पगमत को कॉल करती है और उसे कहती है आप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचिए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन तभी उसके पास दुर्रा पहुंच जाता है और अपने बेटे के बारे में उसे बताने लगता है कि मेरे जैसे आदमी का बेटा कितना इंटेलिजेंट था, उसे पढ़ाने के लिए मैं अमेरिका भेजना चाहता था लेकिन सब उल्टा पड़ गया। और उसके बाद दुर्रा अपने ही दोस्त पगमत को गोली मार देता है। दुर्रा इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है और मर्डर वेपन जमा करता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। दुर्रा उन्हें बताने लगता है कि उसने मुझे कहा था पगमत को मारने के लिए, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मुझे लगा था कि अगला नंबर मेरा है क्योंकि पर्ची पर दुर्रा लिखा हुआ था, लेकिन मेरे बेटे के नाम में भी दुर्रा आता है, इसलिए वो मारा गया। मेरा बेटा चला गया। दुर्रा अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और वो अपने बेटे को ही याद कर रहा था। वो सोच रहा होता है कि आखिर उसके बेटे को क्यों मारा गया होगा। फिर वो बताने लगता है पगमत लक्ष्मण को जानता था जो फर्स्ट एपिसोड में मारा गया। कहता है कि वो लोग उसी महिम टॉयलेट में जाते थे जहां होमोसेक्सुअल्स लोग आकर मजे करते थे और पगमत दुर्रा सभी मिलकर जितने भी लोग गे सेक्स वर्कर के साथ आकर मजे करते थे दोनों उनका वीडियो बनाते थे और बदले में उनसे पैसे मांगते थे। वो कहता है कि हम लोगों ने बहुत कमाया है मगर फिर एक दिन पप्पू आया और वो भी होमोसेक्सुअल लड़के के साथ मस्ती मजाक करने लगा और एक दिन उन्हें पप्पू का फोन बिना लॉक किए हुए मिल जाता है जिसमें से उन्हें काफी सारे सीक्रेट्स वीडियो मिलते हैं और बदले में वो लोग पप्पू से पैसे मांगते हैं। वो पैसे दे रहा था 1 लाख 2 लाख और आखिर में एक दिन पप्पू ने खुद को मार डाला और इन सब के लिए वो खुद को दोषी मानता है, लेकिन सोचता है कि इन सब में उसके बेटे रोहन की क्या गलती थी। ये कहकर वो रोने लगता है। शिवाजी उसे पूछता है तो फिर प्रॉक्सी और बैटरी को तूने क्यों मारा, तूने अपने बेटे को भी मारा। वो कहता है मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा। पहले तो वो शिवाजी पर बंदूक उठा देता है और कहता है कि ये सब कुछ पप्पू का भूत कर रहा है। दुर्रा पागल हो गया था और अचानक से वो खुद को गोली मार लेता है। ये सब होता देखकर अगले दिन एसीपी सभी को फटकार लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारे पुलिस में से ही कोई उन होमोसेक्सुअल के साथ मिलकर धंधा कर रहा था और तुम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं। वो शिवा से कहते हैं कि जिन लोगों ने भी प्रॉक्सी बैटरी को मारा है मुझे वो चाहिए। सुनील जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि उसे ग्रीन टी पीना है। पीटर उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा ये जो एड्स प्रिवेंशन वाला प्रोजेक्ट था उसके लिए तुम काफी सेक्स वर्कर से मिलते होगे। सुनील पूछता है हाँ क्यों। वो आगे बताने लगता है कि वो प्रॉक्सी को भी जानता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। काफी बुरा लगा सुनकर कि वो मर गया। इसके बाद पीटर और सुनील सेक्स वर्कर और प्रोस्टिट्यूशन को लेकर बात करने लगते हैं और सुनील कहता है कि वो लोग किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं करते, मगर पीटर कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन समाज के लिए बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और मिली अपने पति को समझाने के लिए उसे किचन में बुलाती है। फिरदौस दुर्रा के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है
और उसे वो नर्स भी मिलती है जो रोहन को इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी और वो कहती है कि वो हर दिन जाती थी, बस एक दिन वो नहीं गई क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी और उसे घर आने में काफी देरी हो गई थी। दूरा ने कहा था कि वो अपने बेटे को खुद इंजेक्शन लगा देगा। फिरदौस पूछती है कि मेडिसिन कौन से दुकान से आता था। नर्स बताती है हेल्थ वाइज केमिस्ट, हर हफ्ते वहीं से डिलीवरी होती थी। शिवा और पीटर खुद मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो दूरा के घर जाते हैं, वहाँ छानबीन करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग सोच रहे होते हैं कि उनका अगला टारगेट कौन होगा। उन्हें किचन में से एक सिरिंज और दवाई मिलती है। शिवाजी फिरदौस से कहता है कि उस केमिस्ट शॉप में जाकर बात करो, पूछो कि डिलीवरी कौन करता था। डॉक्टर से पता चलता है कि रोहन को डायबिटीज था और उसके शरीर में जो रेसिड्यू मिला और जो वायल में मिला दोनों मैच करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जिस पर्ची में दुर्रा पगमत लिखा हुआ था वो दोनों एक ही कागज हैं, मतलब के खूनी एक है। में दोनों नाम को लिखने के लिए फाउंटेन पेन इस्तेमाल किया गया था और सोचते हैं कि आज के समय में फाउंटेन पेन कौन इस्तेमाल करता होगा। फिरदौस केमिस्ट शॉप जाती है और वहां से पता चलता है कि आखिरी दिन दवाई 6 दिन पहले गया था और वहां पर सीसीटीवी कैमरा वो देखती है और कहती है कि उसे फुटेज चाहिए। ऑफिस में बैठकर शिवाजी और पीटर इस केस के बारे में बात कर रहे थे और वो अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने लगता है कि वो सूरज देसाई के सुसाइड के बारे में जान पाया और उसकी पत्नी से भी वो 2 बार मिला। पप्पू ने भी खुदकुशी की, सूरज देसाई ने भी की और लक्ष्मण ने सूरज देसाई के सुसाइड आर्टिकल को संभाल के रखा था, मतलब कि इन लोगों का कुछ कनेक्शन है। यहाँ तक कि पीटर बोलता है कि सूरज और पप्पू एक ही आदमी है। पीटर को सूरज की पत्नी पर शक है क्योंकि वो हमेशा अलग अलग कहानी बोलती है। उसे लग रहा था कि उसी ने सूरज को मारा होगा क्योंकि प्रॉक्सी और सूरज एक दूसरे को जानते थे और मिलते थे। अब वो उसके घर भी गया था। वहाँ हिमाली टीवी पर लक्ष्मण के फोटो को देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, जैसे कि कोई पर्सनल दुश्मनी हो। फिरदौस एक दूसरे केमिस्ट शॉप में जाती है, वहाँ भी उसे सीसीटीवी कैमरा में एक आदमी मिलता है जो हेलमेट पहना हुआ था। वो दवाई खरीद रहा था और वैसा ही आदमी उन्हें दुर्रा के घर के बाहर भी देखने को मिला। वो तुरंत इस बारे में शिवाजी को बताती है और शिवाजी लैब वाले डॉक्टर को फोन करता है तो वो बताते हैं कि पीटर उससे मिलने के लिए पहले भी आया था और महिम मर्डर केस के बारे में वो जानना चाहता था, मगर मैंने मना कर दिया। ये देखकर शिवाजी को लगने लगता है कि शायद पीटर का कोई ना कोई मकसद है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लौटा है। तो वो जानबूझकर शिवाजी का ध्यान भटका रहा है। वो गुस्से में पहुंच जाता है पीटर के घर और उस पर मर्डर का इल्जाम लगाता है। पूछता है कि आखिर वो 14 तारीख की रात 3 बजे कहाँ था। उसकी पत्नी कह रही होती है, उसे बताओ तुम तो केमिस्ट के दुकान गए थे। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं रेखा से मिलने गया था, उसे दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर दोस्त शिवाजी को कॉल करके बताती है कि जब सेकंड विक्टिम का मर्डर हुआ तो पीटर कहीं भी नहीं दिखा, मतलब कि सिवा बेवजह पीटर पर शक कर रहा था, इसलिए वो उसे माफी मांगता है। पीटर बताने लगता है कि वो अपने बेटे सुनील को लेकर काफी परेशान है। कहता है या तो वो मुझे नहीं समझ पा रहा या तो मैं उसे नहीं समझ पा रहा। फिरदौस को देखने के लिए लुकमान और उसके पूरे परिवार पहुंच जाते हैं और वो लोग खाने के लिए बैठते हैं। तब भी फिरदौस उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लुकमान ये सब साफ साफ नोटिस करता है। शिवा अपने पापा से जाकर मिलता है जो ड्यूटी पर थे और वो उनके साथ डिनर भी करता है। दोनों बातें करते हैं काफी अच्छे तरीके से। पीटर अपने बेटे से बात करने के लिए आता है जो LGBT कम्युनिटी के बारे में किताबें पढ़ रहा था। पीटर उसे यूनिट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ मैं उससे मिला हूँ, वो दोस्त है मेरा। मगर पीटर उसे समझाता है कि ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते। सुनील कहता है कि आपको उससे मिलना चाहिए। पीटर कहता है कि उससे मैं पुलिस स्टेशन में मिल चुका हूँ। सुनील कहता है पुलिस स्टेशन में मिलने से क्या फायदा, कल उसे लंच के लिए बुलाते हैं। लेस्ली देखता है कि उसे जानलेवा बीमारी हो गई है, उसे एड्स हो गया है और वीरल उसके साथ रहना चाहता था क्योंकि बुरे वक्त में लेस्ली उसके साथ था। मगर वो वीरल से पूछता है कि मेरे से प्यार हो गया है क्या तुझे, और उसे कहता है यहाँ से चले जा। सुनील ने यूनिट को अपने घर बुला लिया है लंच करने के लिए और इसके बारे में जानकर पीटर भी हैरान था और मिली भी पूछती है कि यूनिट ये कैसा नाम है, कॉलेज का दोस्त है क्या। सुनील कहता है नहीं, वो एक सेक्स वर्कर है, जिस पर मिली भी हैरान हो जाती है। फिर हम यूनिट को देखते हैं जो लंच पर आने के लिए तैयार हो रहा था और उसके अलमारी में एक चाकू था। फ्लैशबैक में हम एक लड़के को देखते हैं और यही है पप्पू, मतलब सूरज देसाई। वो महिम स्टेशन में था और वो लक्ष्मण से आकर मिलता है। दोनों चले जाते हैं कोने वाले बाथरूम में और वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि दुर्रा और विनय उन दोनों का वीडियो बना रहे थे। दोनों उस लड़के के सामने आ जाते हैं और ये देखकर पप्पू गिड़गिड़ाने लगता है और बहुत रोने लगता है कि उसके साथ ऐसा ना करने, किसी को ये वीडियो ना दिखाने, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहानी प्रेजेंट में आती है और यूनिट पीटर के घर पहुंच जाता है। सभी लोग
खुशी से उसका घर पर स्वागत करते हैं और सुनील उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसका दोस्त प्रॉक्सी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूनिट को काफी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो सॉरी बोल रहा है, नहीं तो आजकल कोई हमदर्दी दिखाता ही नहीं। पीटर उससे काम के बारे में बात करने लगता है तो यूनिट कहता है कि वो लोग ये काम मजबूरी में करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और काम ही नहीं मिलता। उसे नहीं पता गे लेस्बियंस क्या होता है क्योंकि वो कभी कॉलेज नहीं गया, अगर कॉलेज गया होता तो शायद उसे पता होता। उसे ये सब काम करने में मजा नहीं आता, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग बैठकर खाना खाते हैं और यूनिट हाथ से खाना चाहता था और वो लोग बोलते हैं बिल्कुल खाओ, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो। और वो बिल्कुल खुलकर उन लोगों से बातें करने लगता है और कहने लगता है कि वो दुबई जाने वाला है, कब ये तो नहीं पता, लेकिन वो जरूर जाएगा और वो शादी करके सेटल भी होना चाहता है। अब जाने का वक्त हो जाता है तो मिली यूनिट को एक गिफ्ट भी देती है और जब यूनिट वहाँ से जा रहा था तो वो खुश था। फिरदौस शिवाजी को बताती है कि दुर्रा के फोन से पप्पू का नंबर मिला, फोन आउट ऑफ रीच है तो कंपनी से इंफॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शिवा पीटर से मिलता है और पीटर उसे बताता है चंद्रकांत के बारे में और बता देता है कि ऑफिसर पगमत उसका भतीजा है और ये भी कहने लगता है कि यूनिट, प्रॉक्सी ये सभी लोग चंद्रकांत के घर में नहाने के लिए जाया करते थे, जो काफी अजीब है क्योंकि कोई दूसरे के घर में जाके क्यों ही नहाएगा। दोनों चंद्रकांत से मिलने के लिए जाते हैं और कोई उनका पीछा कर रहा था। दोनों चंद्रकांत से विनय के बारे में बात करते हैं, मतलब पगमत के बारे में। तो चंद्रकांत को ये पता था कि पगमत को यहाँ से ट्रांसफर किया जा चुका है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पगमत तो मर चुका है। चंद्रकांत कहता है कि ये मुझे सत्तू ने बताया। शिवा सत्तू से जाकर बात करता है तो वो बताता है कि चंद्रकांत थोड़े कमजोर दिल के हैं, इसलिए मैंने उन्हें सच नहीं बताया। पगमत नीचे वाले कमरे में ही रहता था और वो दोनों जाकर वहाँ छानबीन करते हैं और उन्हें एक बैग से बहुत सारे घड़ी, वॉलेट, दूसरी तरफ पीटर को काफी सारे मेमोरी कार्ड मिलते हैं और उनमें से एक में पप्पू लिखा हुआ था जिसे वो लोग कैमरा में चलाते हैं और ये वही वीडियो था जो हमने पहले देखा था। शिवाजी तुरंत फिरदौस को फोन करता है और उसे कहता है फॉरेंसिक टीम को लेकर पगमत के घर पर भेजो। फिरदौस उसे बताती है कि जो नंबर पप्पू के नाम से सेव किया हुआ था वो असली में हिमाली के नाम से रजिस्टर्ड है। पीटर कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ। दोनों पहुंचते हैं हिमाली के घर और पीटर वहाँ पर उसका फोटो खींचने लगता है ये कहकर कि वो मैगजीन में डालेगा और वो खुशी खुशी फोटो शूट कराती है, जबकि शिवा फोन के जरिए उनकी बातें सुन रहा था। हिमाली बताने लगती है कि उसके सपने क्या क्या हैं और वो आगे क्या क्या करना चाहती है। वो ये भी कहती है कि उसकी माँ गुजर गई, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन नहीं हो पाया। वो और वीरल जो दोनों भाई बहन हैं उन लोगों ने काफी कोशिश भी की। शिवाजी फिरदौस को कॉल करके कहता है सीढ़ियों से ऊपर आने। पीटर उसे पूछता है कि आखिर सूरज ने खुद को क्यों मारा। वो कहती है वो डिप्रेशन में था। पीटर और भी कई सवाल पूछने लगता है सूरज के बारे में तो हिमाली को शक होता है और वो उसे कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, कैमरा बंद करो। और तभी वहाँ पर शिवा टीम के साथ पहुंच जाता है और वो लोग हिमाली को अरेस्ट कर लेते हैं। लॉकअप में फिरदौस उसे पूछती है कि तुमने आखिर सूरज के साथ क्या किया। हिमाली कहती है ये पूछिए कि सूरज ने मेरे साथ क्या क्या किया। 1 साल हो गए शादी को और उसने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं। मेरा अकाउंट में इतने सारे पैसे थे जो सूरज ने अपने अय्याशियों में उड़ा दिए और जब मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन कराना था तो बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। सूरज ने मेरी माँ को मार डाला। फिरदौस पूछती है तो फिर इसीलिए तुमने उन सभी को मार डाला। हिमाली कहती है काश मैं मार पाती, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिरदौस और शिवाजी जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ हिमाली ने अपनी माँ को एडमिट कराया था, उसकी बातों को क्रॉस चेक कराने के लिए, जो सही निकलता है। पीटर, शिवा, फिरदौस एक साथ केस के बारे में बात कर रहे थे और तभी पीटर को लेस्ली का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और शिवा फिरदौस की तारीफ करता है क्योंकि वो आजकल काफी अच्छा काम कर रही है। खुश होकर वो रेहाना को कॉल करती है और कहती है कि मेरे सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया और मुझे ये बात किसी अपने को बताना था। रेहाना उसे मिलने के लिए अपने क्लिनिक बुलाती है और जब फिरदौस तैयार होकर उसके क्लिनिक जा रही थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था। रेहाना खुश होकर उसे एक सोल्यूशन दिखाती है कि वो दोनों कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं और वहाँ वो लोग क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे। मगर फिरदौस अपने फैमिली, अपने दोस्तों को छोड़कर कनाडा नहीं जाने वाली। फिर वो लोग वहाँ पर रोमांटिक होने लगते हैं मगर कोई खिड़की के बाहर से उनका वीडियो बना लेता है। वो वीडियो लुकमान के पास पहुंच जाता है जो वो फिरदौस के अब्बू अम्मी को दिखा देता है। फिरदौस की अम्मी उसे बहुत पीटती है और अपनी बेटी का फोन छीनकर वो रेहाना को कॉल लगाती है और उसकी अम्मी को सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर रेहाना को भी बहुत मार पड़ती है। पीटर लेस्ली से मिलने के लिए पहुंचता है और लेस्ली उसे बताने लगता है कि बहुत साल पहले उसे उसका पहला प्यार मिला था
स्वाश। और लेस्ली ने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताने का सोचा था कि वो गे है, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद से कोई भी उसे बात भी नहीं करता था, उसकी बहन मिली भी नहीं। स्वाश शादी करके सेटल हो गया था और वो लेस्ली को भी पहचानने से इनकार करता था, मगर वो कहता था गलती उसकी भी तो नहीं है, क्योंकि प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर स्वाश अपने शादी से तंग आकर महीम के टॉयलेट में जाने लगा, जहां होमोसेक्सुअल्स आते थे, और सोसाइटी के प्रेशर में आकर उसने खुद को खत्म कर लिया और इसलिए मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया। और यहाँ वो कबूल करता है कि प्रॉक्सी बैटरी को उसने मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिहाना भी खुद को खत्म कर लेती है। हिमाली को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने सूरज का मर्डर नहीं किया। लेस्ली को लॉकअप में रखा जाता है और शिवाजी पीटर से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है? एक बार उसे बात करो। फिर पीटर उसे बात करता है और कहता है मुझे पता है कि तुमने उन लोगों को नहीं मारा। लेस्ली उसे कहता है कि अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए क्या तुम चुप बैठोगे? किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लेस्ली ये मर्डर कर सकता है। मिली को भी यकीन नहीं हो रहा था और सोच रही होती है कि अगर उससे इतना प्रेशर है तो सुनील कैसे इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा। पीटर पूछता है वैसे वो है कहाँ? मिली बताती है कि वो चौपाटी गया है आशीष के साथ। पीटर अपने बेटे को फॉलो करने लगता है और उसे छुप छुप कर देखता है। फिरदौस की अम्मी फिरदौस को समझा रही होती है कि तुझे आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और अपने नौकरी से रिजाइन दे दे। सुनील घर पर आकर अपने मम्मी पापा पर काफी गुस्सा था, क्योंकि वो जानता है कि उसके पापा पीटर उसे फॉलो कर रहे थे। एएसीपी शिवाजी पर प्रेशर डालते हैं कि जब लेस्ली ने खुद को सरेंडर कर दिया है तो मीडिया के सामने उसे ही खूनी दिखाओ और कन्फेशन पर उसे जबरदस्ती साइन करवाओ। पीटर और मिली बैठकर सुनील से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में कुछ चल रहा है क्या? हम लोग तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम किसी को पसंद करते हो? किसी को भी? सुनील कहता है नहीं। पीटर उसे पूछने लगता है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। सुनील कहता है कि मैं हर बात अपने पेरेंट्स को बता तो नहीं सकता, जिस पर बात आगे बढ़ने लगती है और सुनील घर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि मैं आशीष के वहीं रह लूंगा। शिवा देखता है कि फिरदौस काम पर नहीं आ रही थी। वो उसका सामान चेक करता है और उसमें से उसे एक लेटर मिलता है जो रेहाना की तरफ से था और उसे पढ़कर वो समझ जाता है कि फिरदौस लेस्बियन है और इस बारे में वो पीटर को बताता है और कहता है कि मैं उस लड़की की बहुत इज्जत करता हूँ, वो काफी स्ट्रांग लड़की है, वो तो हमारे जैसे ही है। पीटर कहता है वो हमारे जैसे ही होते हैं, समाज उन्हें झुका देता है। वो पीटर को समझाता है कि जाकर सुनील से बात कर और उसे घर वापस लेकर आ। शिवाजी अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके पिता को तेज बुखार थी, इसलिए वो उन्हें वापस अपने घर लेकर आता है और उनकी देखभाल करता है। पीटर ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि न्यूज चैनल वालों ने चंद्रकांत पीटी टीचर को हैवान बना दिया। वो बच्चों को अपने घर के बाथरूम में नहाने के लिए जगह देते थे, जिस पर उन्हें लगता है कि चंद्रकांत बच्चों के साथ शोषण करते थे। अगले दिन चंद्रकांत के घर के बाहर प्रोटेस्ट होने लगते हैं और पीटर समुद्र किनारे बैठा होता है। तभी वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर आते हैं और पीटर उन्हें पैसे देने लगता है, मगर वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं तो अभी वो पैसे नहीं ले सकते। वो पीटर से कहते हैं उनकी तस्वीर खींचने, तो पीटर उनकी फोटो खींचता है। शिवा देखता है कि फिरदौस आज भी नहीं आई थी और उन्हें एक और सुसाइड केस के बारे में पता चलता है जो रेहाना खान नाम के डॉक्टर का था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो वही रिहाना है जिससे फिरदौस प्यार करती है। आज फिरदौस को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं और तभी उनके घर में शिवाजी पहुंच जाता है और वो फिरदौस की अम्मी से कहता है कि वो फिरदौस से बात करने के लिए आया है, क्योंकि दोनों एक साथ एक बड़े से केस में काम कर रहे हैं। वो फिरदौस को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और रेहाना के लिए सॉरी, और वो उसे कहता है तैयार हो जाओ, क्योंकि एक हफ्ते में तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम्हारे बिना काम ही नहीं होता। शिवाजी लड़के वालों को डरा देता है ये कहकर कि फिरदौस एक हफ्ते से काम पर नहीं आई और अगर इंक्वायरी होगी तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में आपसे पूछताछ होगी, क्योंकि आप लोग के वजह से ही फिरदौस काम पे नहीं आ रही। लड़के वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ परिवार वालों से मिलने आए थे। वो इतना तक कह देते हैं कि फिरदौस तो मेरे बेटे की बहन है। शिवा फिरदौस को लेकर बाहर निकलता है और पीटर को कहता है कि लेस्ली और स्वास के बारे में थोड़ा और पता करने। गाड़ी में शिवाजी फिरदौस से कहता है कि तुम्हारे वजह से उस लड़के की भी जिंदगी खराब हो जाती। फिरदौस पूछती है तो फिर मैं क्या करूं, हमें समझने वाला है कौन? वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो लेस्ली पागल हो चुका था और वो कहने लगता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, क्योंकि उसे पहले लगा था वो मरने वाला है, इसलिए उसने कबूल कर लिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया। दूसरी तरफ पीटर लेस्ली के घर में उसके और स्वास्थ्य के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। लेस्ली बताता है कि आप लोगों ने मेरा टेस्ट करवाया था तो एड्स का रिजल्ट
रिजल्ट नेगेटिव निकला। दूसरी तरफ वीरल घर पहुंच जाता है और वो वहां पर पीटर को देख लेता है। लेस्ली बताता है कि मुझे लगा था वीरल मेरी देखभाल कर रहा है, मगर वो तो मुझे जहर दे रहा था। वो बताने लगता है कि तुम लोग जो महीम स्टेशन पर होमोसेक्सुअल के ऊपर नजर रखते हो और उनके साथ जो भी सेक्स करने के लिए आते हैं उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हो, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। सूरज देसाई भी इसी का शिकार था और उसने मजबूरन उन पैसों को निकाला जिससे वीरल और हिमाली अपनी माँ का इलाज करवाने वाले थे। तुम पुलिस वालों के वजह से ही वीरल की माँ मारी गई और सूरज भी मर गया। शिवा पूछता है तो फिर तुम लोगों ने दुर्रा और पगमत के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? लेस्ली हंसते हुए कहता है कि हम लोग तो आर्टिकल 377 के अंडर क्रिमिनल हैं, तो हम लोग कैसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं, वो भी एक पुलिस के खिलाफ। वो कहने लगता है कि वीरल ने किसी लैब से मेरा फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाकर लाया और ये बताया कि मुझे एड्स है और मैं मरने वाला हूँ, और मैं मान भी गया उसकी बात। वो शिवा को वीरल का फोटो भेज देता है और वो फोटो वो पीटर को भेजता है और कहता है यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। पीटर वीरल से ही बात कर रहा था और वीरल उसे बताने लगता है कि वो मुंबई आया था एक्टर बनने, मगर वो यहाँ फंस के रह गया। शिवा पीटर को कॉल करता है जो वो नहीं उठाता क्योंकि वीरल उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और पुलिस तुरंत निकलती है। और जैसे ही वो लोग लेस्ली के घर पहुंचते हैं वीरल को अरेस्ट करने के लिए, वीरल वहां से भाग जाता है। फिरदौस हिमाली को बुलाकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई ने 2 लोगों का मर्डर किया, जिस पर वो कहने लगती है तो फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? ये पूरी दुनिया ही सेल्फिश है, सब मेरा इस्तेमाल करते हैं। हिमाली वहां से जाने लगती है तो फिरदौस सूरज का सुसाइड नोट पढ़ती है जिस पर भी यही लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया सेल्फिश है, सब मेरा इस्तेमाल करते हैं। और वो हिमाली से कहती है बहुत अच्छा नोट लिखती हो, हैंडराइटिंग भी अच्छा कॉपी करती हो, एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद तुम खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। अब हिमाली फंस चुकी थी और वो सब सच बताने लगती है कि हुआ क्या था। देखते हैं कि वीरल जो उसका भाई है वो सूरज को बहुत पीटता है और उसे कहता है कि तेरे वजह से हमारी माँ मर गई। वो उसे कहता है उन सब लोग का नाम लिखने के लिए जिसके वजह से उसकी माँ मरी है। सूरज, प्रॉक्सी, बैटरी, दुर्रा, पगमत सभी का नाम लिख डालता है और फिर वीरल सूरज को बहुत मारता है और उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है और सूरज की मौत हो जाती है। मतलब कि सूरज यानी कि पप्पू ने खुद को नहीं मारा। दूसरी तरफ हर जगह पुलिस वीरल को ढूंढ रही होती है और वीरल शहर छोड़कर जाने की सोच रहा था, पर उसे वहां पुलिस ढूंढने के लिए पहुंच जाती है और वो अपना फोन एक औरत के बैग में डालकर भाग जाता है। कुछ पुलिस वाले बस पर चढ़ते हैं और वीरल के नंबर पर फोन लगाते हैं। किसी का फोन बज नहीं रहा था, लेकिन वो एक औरत के पास आते हैं जिसके बैग में वीरल का फोन था और वही फोन बज रहा था। वो उस औरत को वीरल का फोटो दिखाते हैं तो वो औरत कहती है कि मैंने इसे कैंटीन में देखा था। वीरल फोन्स नाम के आदमी से मिलता है जो अपना बार चलाता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ 4-5 दिन के लिए रहना है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी देता है। पैसे कम पड़ते हैं तो अपना अंगूठी भी देता है। शिवाजी एसीपी को जब वीरल के बारे में बताता है तो एसीपी उसे बहुत डांटने लगता है कि हमने मीडिया को लेस्ली के बारे में बता दिया है और तुम चाहते हो कि मैं अपना स्टेटमेंट फिर से बदल लूं, मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसके बाद लेस्ली को छोड़ दिया जाता है और वो और पीटर एक टैक्सी से कहीं जा रहे थे और उसी ड्राइवर से वो लोग बात करते हैं जो गे लोगों के बारे में सारी जानकारी रखता है। लेस्ली उसे वीरल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये कहाँ देखने को मिलेगा। वो ड्राइवर बताने लगता है कि इस लड़के ने अपनी लाइफ बनाने के लिए कितनों की लाइफ खराब कर दी। वो ड्राइवर उन्हें फोन्स के बार तक पहुंचा देता है और लेस्ली फोन्स को पहचानता है और उसे वीरल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है ये कहाँ है। वो फोन्स को बता देता है कि महीम स्टेशन मर्डर के बारे में जिसमें वीरल का हाथ है, मगर फोन्स उन्हें झूठ कहता है कि वो तो दुबई भाग गया होगा क्योंकि यहाँ जो भी मर्डर करता है वो दुबई भाग जाता है। इसके बाद वो जाता है वीरल से मिलने और उसे 2-4 झापड़ लगाता है और कहता है कि तूने 3-3 मर्डर किए हैं, आज रात ही यहाँ से निकल जाना। पुलिस स्टेशन के बाहर LGBT कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनका हक चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो लोग क्रिमिनल्स हैं। एसीपी उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग हक मांग रहे हैं ताकि ये लोग आराम से क्राइम कर पाएं। फिरदौस ये सुन लेती है और एसीपी से कहती है शायद प्रॉब्लम आपको है इन लोगों से, इनको नहीं। आर्टिकल 377 अंग्रेजों का बनाया हुआ आर्टिकल है और उनके देश में आज होमोसेक्सुअल आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं, अभी भी आर्टिकल लगा हुआ है। एसीपी कहते हैं इनके साथ यही होना चाहिए, ये लोग सोसाइटी को तंग करके रखे हैं। फिरदौस कहती है ये लोग सोसाइटी को नहीं बल्कि सोसाइटी इन्हें तंग करती है और सोसाइटी के ही प्रेशर में आकर
कर ये लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। एसीपी कहते हैं इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्रिमिनल है सबके सब। फिरदौस कहती है तो फिर इस हिसाब से मैं भी तो क्रिमिनल ही हूँ, और वो उन लोगों के साथ जाकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। इसके बाद एसीपी शिवाजी से कहने लगते हैं कि फिरदौस के खिलाफ कुछ एक्शन लो, तुम अपने जूनियर को संभाल के रख भी नहीं सकते। पीटर लेस्ली के फोन में एक फोटो दिखता है जिसमें फोन्स के हाथ में वीरल की अंगूठी थी जो वीरल ने पेमेंट देने के लिए दिया था। पीटर पहचान लेता है कि ये वीरल की अंगूठी है और वो लोग पहुंचते हैं दोबारा से फोन से मिलने के लिए, और अब उसे दिखाना पड़ता है कि उसने वीरल को कहाँ छुपा के रखा है। मगर वो लोग देखते हैं कि वीरल का भी मर्डर हो चुका था। वो लोग फोन से पूछताछ करते हैं और वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। लैब वाले डॉक्टर से पता चलता है कि वीरल को जिस चाकू से मारा गया था वो चाकू मरे हुए जानवर को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्लॉटर हाउस में या फिर वेटेनरी हॉस्पिटल में। सुनील घर पे पीटर और अपनी माँ मिली को बता देता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो शादी कभी करना ही नहीं चाहता। पीटर उसे समझाता है कि लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तब सुनील कबूल करता है कि वो गे है। पीटर अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम इसमें खुश रहोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। सुनील काफी खुश होता है कि उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे। तभी उसे यूनिट का मैसेज आता है कि उसे दुबई में नौकरी लग गई है। पीटर कहने लगता है चलो अच्छा ही हुआ, उसने क्या क्या काम नहीं किया, फिजिकल ट्रेनिंग, सेक्स वर्कर। सुनील कहता है वेटरनरी हॉस्पिटल में भी उसने जॉब किया जहाँ वो मरे हुए एनिमल्स का स्किन छीला करता था। अब ये जान करके तुरंत यूनिट को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और शिवाजी उसे पूछता है कि तू वेटरनरी हॉस्पिटल में काम करता था। शिवाजी उसे वीरल का फोटो दिखाता है और कहता है कि इसी ने प्रॉक्सी को मारा और उसी ने उसके शरीर से किडनी निकाला, जैसे कि तू मरे हुए जानवरों का निकाला करता था। यूनिट का मुंह खुलवाने के लिए वो उसे भड़काने लगता है ये कहकर कि प्रॉक्सी के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, गंदे काम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। गुस्से में यूनिट अपना सिर पटकने लगता है और पुलिस उसे लॉकअप में बंद कर देती है। पीटर यूनिट से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने वीरल को मारा या नहीं। यूनिट कबूल करता है कि वीरल ने प्रॉक्सी और बैटरी को मारा, इसलिए उसने वीरल को मार डाला। वो कहने लगता है कि हम जैसे लोगों को अपने लोगों के लिए खुद बदला लेना पड़ता है। वो पीटर से कहता है कि आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोच लीजिए, मगर हमारे जैसे लोगों को बचा लीजिए। ये सारी बात पीटर शिवाजी को बताता है और सोच रहा होता है कि वीरल का मर्डर करने के वजह से अब यूनिट को अब इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। वो बेचारा दुबई जाने वाला था। उन्हें सामने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को देखकर भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग इतने दिन से बस अपना हक मांग रहे हैं ताकि वो उनसे प्यार कर पाए जिसे वो करना चाहते हैं। लेकिन लॉ इन्हें प्यार करने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि लॉ को लगता है कि इनसे समाज को खतरा है। फिर वहाँ पर एसीपी फिरदौस को देखकर शिवाजी पर चिल्लाते हैं कि मैंने कहा था ना इस पर एक्शन लेने के लिए। शिवाजी उनसे कहने लगता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करती है, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करती है क्या नहीं करती है आपको उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एसीपी गुस्से में उन्हें घूरने लगता है और वहां से चला जाता है। अब केस को सॉल्व करने के बाद पीटर सोच लेता है कि उसने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और वो वापस से जर्नलिज्म करना चाहता है, इसीलिए वो वापस से न्यूज़ चैनल ज्वाइन करता है और जर्नलिज्म स्टार्ट करता है। और शिवा और फिरदौस एसीपी का कंप्लेंट फाइल लेकर स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पहुंच जाते हैं और इसी के साथ मर्डर इन महिम सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।